पेंटा $50 की, रुपया कमजोर हो गया। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। फवाद चौधरी साहब को जिस तरह पेश किया गया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होगा जो हुआ है? कदर बेईमाना और बर्बरियत का मुजाहरा, जुल्म का मुजाहरा कभी भी नहीं हुआ। मीडिया पे खदशात हैं और मेरे भी खदशात हैं, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। पेंटा $50 की इतनी बड़ी उड़ान, ये एक्सपेक्टेड था या ये अचानक से जो कैप हटाई है उसकी वजह से हुआ है? एक्सपेक्टेड था और इन लाइन था, ये रोक के रखा हुआ था इन्होंने। ये एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था कि इनको खराब कुछ चीजें मिली थी, इनके गलत फैसलों की वजह से ये जो है लॉन्ग ड्यू हुआ। एक तरफ मरियम बीबी आने लगी हैं और उसके कुछ दिन बाद कायदे मुस्लिम लीग नवाज जनाब मियां नवाज शरीफ साहब कदम रंजा फरमाएंगे पाकिस्तान। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो वापस आए पाकिस्तान। आप टेक ऑफ करने लग गए थे, आपकी 6% ग्रोथ हो गई थी, आपका 6 ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन हो गया था। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वैसे तो मुल्क के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट डॉलर की छलांग। जितनी बड़ी जस्त डॉलर ने लगाई है, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी छलांग लगाई हो डॉलर ने। रुपया कमजोर, डॉलर तगड़ा हुआ है। आज से तकरीबन 2 साल पहले वो तमाम सियासतदान, लोग, अशराफिया, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले रिपोर्टर्स और एंकर्स जो महंगाई मुकाओं के मामले के ऊपर माइक लिए लिए फिरते थे, आज खामोश दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ अखबारात के वेबसाइट के ऊपर लगाई गई खबरें, ऐसा लग रहा है जैसे डॉलर मजीद तगड़ा होने से स्टॉक मार्केट मजीद तेज होने का इंदिया या इशारा दिया जा रहा हो। तो यह सोच की बात है। जब आप अपने तय मामलात को समझ रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं, तो यह परवाह नहीं होती कि इसका इंपैक्ट एक आम आदमी, एक ऐसे शख्स जिसकी ताजी रोजी है, जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर कमाता है, मिडिल क्लास है, तनख्वाहदार है, उसके ऊपर कितना पड़ेगा। और फिर मिनी बजट आने जा रहा है। उसके बाद नए बजट के हवाले से, यानी बजट 2023-24 के हवाले से सर्कुलर जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में हालात ठीक हों, लेकिन जिस अंदाज से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की तरफ मामलात को बढ़ा रही है, आखिर उससे कैसे निकला जाएगा? फिर सोने पे सुहागा। पाकिस्तान के सहाफियों को तो नहीं छोड़ा गया था, सियासतदानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। फवाद चौधरी साहब को दहशतगर्दों की तरह अदालत में पेश किया गया और जो पूरा दिन ड्रामा रचाया गया टेलीविजन के ऊपर, और जिस अंदाज से बड़े ड्रामेटिक वे में एक जगह से दूसरी जगह उनको घुमाया जाता रहा। आप देखिए कि दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर जब इस तरह के मनाजिर को देख रहा होगा तो वो क्या सोचता होगा? क्या वो पाकिस्तान में पैसा लाएगा, इन्वेस्ट करने की सोचेगा? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात जानना जरूरी है। आज इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। आज का हमारा हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान, उनका तारुफ कराता हूं। अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, साबिक वफाकी वजीर, हमारे साथ जुड़े होंगे। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान होंगे फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं। इसके अलावा इनके पास एक पाकिस्तान के मारूफ माहिर आइन और कानून का पोर्टफोलियो है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और आज के तीसरे मौजूद मेहमान डॉलर के मामले के ऊपर बात करेंगे, मुल्क के मारूफ माहिर मुआशियात जनाब मुजम्मिल असलम साहब। मैं साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली जैदी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पेंटा $50 की, रुपया कमजोर हो गया, आप क्या कमेंट्स पास करेंगे आज के इस अफसोसनाक मामले के ऊपर? तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर चला गया। मैं समझता हूं कि ये हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। जो इनके पास चॉइस नहीं थी, इन्होंने IMF की सारी शराइत माननी थी और ये एक्सपेक्टेड था। और जो उन्होंने पिछले 9 महीने में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है माशी तौर पे, और वैसे भी ओवरऑल दुनिया में भी जो हालात उन्होंने हमारे साथ किए हैं, और अगर ये अभी भी इस मुल्क को कुछ लोगों की पर्सनल ईगोज़ और एरोगेंस या अपनी अना और गुरूर पे चलाते रहेंगे
और अभी इनको बैक करते रहेंगे जो बैठे हुए हैं ऊपर, पाकिस्तान के नामवर चोर और डाकू, इनको बैक करते रहेंगे तो ये हालात और ख़राब हो जाएंगे। हालात मजीद आपकी नज़र में और भी ख़राब हो सकते हैं, और कितने ख़राब हो सकते हैं? जो फवाद चौधरी साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, इसके बाद बाकी बचा क्या है? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो एट इट्स पीक। देखिए, मैं माशी तौर पे बात कर रहा हूँ। जब डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का जी टीवी चैनल के ऊपर बैठ के ये बोले कि पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, तेल खरीदने के पैसे नहीं होंगे, तो तेल नहीं आएगा तो गाड़ी भी नहीं चलेगी, और डीजल नहीं होगा तो ट्रैक्टर भी नहीं चलेगा, और बत्ती भी नहीं चलेगी, पावर जनरेशन भी नहीं होगी, गैस नहीं आएगी, तो फिर सब अंधेरे में बैठेंगे। मतलब इस तरह के कोई बयान अगर डिफेंस मिनिस्टर देने लग जाए किसी मुल्क का, खुद बैठा हुआ पावर में, इक़्तिदार में, और जो कि सपोजिटली रूलिंग फैमिली से बड़ा करीब है, यानी ये हो ना कोई दूर का मिनिस्टर हो, ये तो बिल्कुल घरेलू फर्द है, अगर ये इस तरह के बयान देने लग जाए तो फिर मैं माशी तौर पे बात कर रहा हूँ, सियासी तौर पे जो किया है वो अलग बात करें, माशी तौर पे इस मुल्क की तबाही का बायस ये हुकूमत है, और जो इनको लेके आए थे वो तो बाहर चले गए, लेकिन जो बचा रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ खुदा के वास्ते इलेक्शन पे जाएं। सर, इलेक्शन पे जाने वाले आसार आपको नजर आ रहे हैं? और खास तौर पर पंजाब में जो आपके इत्तेहादी थे जिन्होंने नहीं अली जहीर साहब, मेरा क्वेश्चन पूरा कर लें। देखें, जो आज परवेज इलाही साहब ने फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर तंज के नश्तर चलाए हैं कि अगर ये बंदा पहले गिरफ्तार हो जाता तो ज्यादा बेहतर हो जाता, तो ये इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, यानी आपके अपने इत्तेहादी भी आपका साथ इस तरह से दे रहे हैं कि बैन दे रहे हैं। गवर्नमेंट गिरा दी ठीक है, लेकिन तंज नहीं खत्म हुआ उनका। देखिए, हमारे इत्तेहादी ही है ना, यानी कि उनका पूरा राइट है कि वो हमारी किसी पॉलिसी से एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन जो इमरान खान साहब की जो बहुत बड़ा विजन है, तो वो विजन को समझना पड़ेगा। देखें, मैंने इससे पहले बात अपनी ख़त्म की इलेक्शन करवाने पे। देखिए, मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, इंसान की तारीख की बात, मैं पाकिस्तान की तारीख की बात नहीं करता, मैं अमेरिका की 300-400 साल पुरानी की रिटर्न हिस्ट्री की। कोई कौम कभी भी नहीं आगे बढ़ी जब जो उस कौम को रूल कर रहा था उसके खिलाफ अगर कौम हो जाए। ये कौम, पाकिस्तानी कौम, ये जो हमारे चंद लोग बैठ के हमारे मुल्क चला रहे हैं, इसके खिलाफ हो गई है। ये पाकिस्तानी कौम, ये पीडीएम हुकूमत को पसंद नहीं करती। ये पाकिस्तानी कौम को इस पीडीएम हुकूमत से शिकायतें हैं, और इस पाकिस्तानी कौम का पैसा ये जो ऊपर बैठे हुए इन पीडीएम के हुक्मरानों ने खाया है जी। ये कभी भी फोर्स नहीं कर सकते लोगों को कुछ करने को। लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेट किया जाता है, लोगों को इंस्पायर किया जाता है, लोगों को लीडरशिप का काम होता है डायरेक्शन दे, और लीडरशिप सबसे पहले सैक्रिफाइस खुद करती है, फिर आपके फॉलोअर्स और लोग आपके पीछे सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं। लीडरशिप का पहला रूल है लीड बाय एग्जाम्पल। अब इन्होंने इन एग्जाम्पल जो छोड़े हैं वो आपको पता है क्या है? अपने केसेस माफ कराओ, कौम का पैसा खाओ, चोरी करो, बाहर अपार्टमेंट बनाओ, याशी करो, ये एग्जाम्पल उन्होंने छोड़े हैं। ये तो किसी एग्जाम्पल से लीड कोई नहीं कर रहे, तो देयरफॉर ये कौम को ये डुबा रहे हैं। ये यहाँ बता रहे हैं कि जितना बड़ा चोर उतना बड़ा ओहदा, जितना आदमी अगर उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, वो मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप में ये कौम के साथ नहीं हुआ जो ये सो कॉल्ड जमहूरियत का लिबादा और कि ये जो पीडीएम वाले कर रहे हैं, ये जो बी टीम बने हुए हैं पता नहीं किसके। तो देयरफॉर कौम ने नहीं आगे जाना, कौम पीछे चले जाएगी, बल्कि मैं बता रहा हूँ इरिवर्सिबल हो जाएगी ये चीज़ अगर आपने एड्रेस नहीं की। अब आपने जो सवाल पूछा इलेक्शन हम नहीं कर जी, अगर हम नहीं छोड़ते हुकूमतें, मैं आज पंजाब में इनको इंतखाब कराना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनली, इनको कराना पड़ेगा केपीके में इंतखाब, इनको जो 120 जितनी सीटों पे इस्तीफे कबूल हुए वहाँ इंतखाब करा, तो मुल्क तो इंतखाबात के लिए चला ही गया। अब इनको अकल के नाखून पकड़ें और इंतखाबात करवाएं। आपको लग रहा है अगर हम नहीं छोड़ते तो बहुत कुछ होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, बताना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि ये इंतखाबात की तरफ जाएंगे, जो जिस तरह से इन्होंने एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की है। अब मुल्क का एक वजीर दिफा टीवी चैनल पर बैठकर अगर ये कहता है कि बिजली नहीं होगी तो कारखाने, मार्केटें सब कुछ बंद हो जाएंगी, तो यकीनन आपने मार्केट सिचुएशन को देखकर ये बात की होगी ना। जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आपको लगता है कि इंतखाबात की तरफ जाएंगे, चाहे केपीके पंजाब हो या फिर जनरल इलेक्शंस अक्टूबर में?
अगर टाइम पे होते हैं तो? देखिए, अगर ये नहीं जाएंगे इंतखाबात की तरफ, ये मुल्क और दलदल में फंस जाएगा। मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊं। हम कहते आए हैं और हमारी बातें ठीक होती आई हैं। हम पावर पॉलिटिक्स कर रहे होते, हम नहीं छोड़ते जी। हम नहीं छोड़ते हुकूमत, पंजाब में बैठे रहते। हम नहीं छोड़ते हुकूमत, हम KPK में बैठे रहते। हम असेंबली में बैठे रहते MNA बन के। हमने अगर ये छोड़ा, हमें पता है कि किधर जा रहा है। और हम इलेक्शन, हम ये नहीं कर रहे हमें इख्तियार दे दो, हम इलेक्शन मांग रहे हैं भाई। जमहूरी अमल के तहत हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन मांगने तो जमहूरियत है ना, इलेक्शन जमहूरियत ही है ना, या कुछ और है? ऐसा ही है। हम साफ शफाक इलेक्शन मांग रहे हैं, आम इंतखाबात। अगर टाइम पे हो जाते हैं तो वेल एंड सेड। कहीं किसी पॉइंट के ऊपर आकर ये ज़हन में है अली जैदी साहब कि दोनों हुकूमतें तोड़ दी, बड़ी अच्छी बात है KP और पंजाब की, ये अगर ना तोड़ते तो शायद आज सिचुएशन ये ना होती? कहीं है ये ज़हन में या डिस्कशन में? जब ये सारी डिस्कशंस हुई थी तो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हुए थे उनके ऊपर भी डिस्कशन हुई थी, तो हम कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार बैठे और कर रहे हैं। फवाद चौधरी को बेचारे को अरेस्ट कर लिया सिर्फ स्टेटमेंट देने पे, और जो इससे ज़्यादा खतरनाक स्टेटमेंट और इससे ज़्यादा धमकियां दे चुका है उसको वजीर दाखिला बना दिया। कमाल ही है। वैसे इस तरह तो नहीं चलने लगा ना काम पर। सिर्फ फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी आपको नजर आ रही है, इसके अलावा मजीद तैयारियां हैं? आज हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं सहाफ़ी, वो अपने ज़राए से कोट कर रहे थे कि किसी शख्स की अपॉइंटमेंट पंजाब के अंदर हुई ही इस शर्त के ऊपर है कि 50 बड़े नामों को गिरफ्तार करना है PTI के, इंक्लूडिंग खान साहब। ये कोट एंड कोट मैं बात उनकी आप तक पहुंचा रहा हूं उनके जराए से। तो योर कमेंट्स ऑन दिस? अगर ये इस तरह की, देखें, अहमक आदमी अहमकाना हरकतें करते हैं, अगर इस तरह की अहमकाना हरकतें उन्होंने की, ये मुल्क ये और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चला जाएगा। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी ना करें ऐसी। इमरान खान को गिरफ्तार करने से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर डालने से, हमारी लीडरशिप को अरेस्ट करने से कौम की जो माशी कंडीशन है या मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशन है ठीक नहीं होने जाएगी, वो और ख़राब हो जाएगी। वेरी राइट। अली जैदी साहब साथ मौजूद रहिएगा। आपकी इजाज़त से मैं चौधरी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। फैसल चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून, पोर्टफोलियो वैसे तो उनके पास लीगल लेवल्स के ऊपर एक अपनी प्रोफाइल है, साथ साथ वो फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं और इस केस के वकील भी हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फवाद चौधरी साहब को जिस तरह पेश किया गया और जिस तरह उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया, उधर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होगा जो हुआ है? फारूक साहब, इतनी वाहियात हरकत कौन एक्सपेक्ट कर सकता है? इतनी इखलाक बाख्ता हरकत कौन तवक्को कर सकता है? हम तो आइन और कानून पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हमारा उड़ना बचोना आइन और कानून की प्रैक्टिस है। हम नहीं सोच सकते थे कि इस किस्म का वाकया जो, इस किस्म के तरीकेकार जो है ये अख्तियार किया जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है। सुप्रीम कोर्ट के वकील को हथकड़ी लगा के पेश करना, वकील वो आदमी होता है, वो शख्स होता है जिसके पास जर्नल, जज, जर्नलिस्ट, आम आदमी, सियासतदान, कारोबारी हजरात, बैंक, ये सब लोग आते हैं और वो उनके हकूक का दिफा करता है आइन और कानून के मुताबिक। उनको हथकड़ियां लगा के पेश किया गया, उनके मुंह पे चेहरा ढांप के उनका पेश किया गया। वो तो चेहरा उनका नहीं ढांपा गया। इस निजाम का मकरू चेहरा जो है उसके ऊपर कपड़ा पहन के ये बावर किया गया कि पॉलिटिकल वर्कर को हथकड़ी लगा के उनके चेहरा छुपा के अदालत के अंदर दाखिल किया गया और उसी अदालत से राव अनवार व्यक्ति के निशान बनाते हुए बाहर निकलते हैं। तो ये तो मैसेज दिया जा रहा है अवाम को कि आपके मुंतखब नुमाइंदे और आपकी कोई हैसियत नहीं है। जिस तरह की बातें या जिस तरह के इंतकामी रवैये इस हुकूमत के, ऐसे रवैये कभी मार्शल दौर में भी नहीं रहे। कभी जो है वो इस कदर बेईमाना और बर्बरियत का मुजाहरा, जुल्म का मुजाहरा कभी भी नहीं हुआ। और बयान देने पे, तनकीद करने पे इंतजामी इदारों पे अगर आपने बगावत का मुकदमा करना है तो बगावत का मुकदमा जो है ये तो 1856 में मुजाहिदीन जंग आज़ादी पे कायम किए गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे लोगों के ऊपर किया गया, फातिमा जिन्ना के ऊपर ये
सेडिशन चार्जेस लगे। ये काला कानून है, कॉलोनियल लॉ है। और आप इंतजामी इदारों के ऊपर कोई बात करने से जो है आप बगावत के मुकदमे लगा देंगे तो कल तहसीलदार और डीसी भी बगावत के मुकदमे करेंगे। सारे वकील परेशान है कि वो अपने क्लर्क्स को मुंशी कहते हैं हम लोग, कि अगर उनको मुंशी कहा गया और वो हमारे पर बगावत का पर्चा न करा। फैसल चौधरी साहब, हम सब ने ये फेस किया है, मैं आपके सामने बैठा हूँ और बहुत सारे लोग हमारे सहाफ़ी बरादरी में से वो सब फेस करके आए हैं, और ऑपरेटिव यही था, जो भी उठा के ले जाता है, चाहे वो पुलिस हो या FIA या दीगर इदारे हों, वो सिर्फ 2 रोज के जिस्मानी रिमांड के लिए नहीं, फिर उस तरह से किसी और इदारे के हवाले, किसी और, यानी 8-10 दिन की तो ये प्रैक्टिस है ना नॉर्मल केसेस के अंदर, हाई प्रोफाइल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। कोई इतला है कि फवाद चौधरी साहब को आज रात किसी वक्त लाहौर या पंजाब के किसी शहर मुंतकिल किया जा सकता है? आप कंफर्म करेंगे इस बात को? मीडिया पे खदशात हैं और मेरे भी खदशात हैं। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं हो, तो जंगल का कानून हो, तो उसमें कुछ भी किया जा सकता है। बहरहाल अगर कुछ भी किया गया उसका एक भरपूर जवाब दिया जाएगा, कानून और आइन के अंदर रहते हुए, सियासी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी। हमें बारों के साथ, हम मुकला फ्रेटर्निटी जो है हमारे साथ बिल्कुल खड़ी है। पाकिस्तान बार काउंसिल से लेके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल जो है पंजाब की भी, इस्लामाबाद की भी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है। अगर कोई ऐसा काम खिलाफ आइन और कानून हुआ तो मुझे उम्मीद है कि अदालतें अपने वकीलों के हकूक की दिफा करेंगी, और अगर वो ऐसा ना कर सकें तो फिर वो किसी भी शख्स का, किसी भी शहरी के हकूक का दिफा नहीं कर पाएंगे। फैसल चौधरी साहब, उनकी फैमिली या उनकी अहलिया को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि आप पीछे हट जाएं और आप घर छोड़ दें, ऐसी कोई बात हुई है? बहुत सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, आप तस्दीक कर रहे हैं कि धमकियां आ रही हैं? जी, गवर्नमेंट जो है, ये PDM की हुकूमत जो है, इसने हर हद क्रॉस की है और करेगी। राइट। आप जरा एक छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा पॉलिटिकल है लेकिन पूछना बनता है, वैसे लीगल कमेंट नहीं है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट। वो ये, आज परवेज इलाही साहब ने कहा कि अगर फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार हो जाते तो खान साहब को आज ये वक्त ना देखना पड़ता, तो उन्होंने तंज किया गुजरात के अंदर। आज ये उनकी चॉइस है, बहरहाल वो कर सकते हैं, लेकिन ये आप इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, शहीद साहब जो है वो हमारे बुजुर्ग हैं। अगर उनको इस गिरफ्तारी से अपनी हुकूमत बचा लेने का खर्चा, तो हुकूमत में थे तो गिरफ्तार कर लेते। अगर मतलब उस वक्त जो है, इन्होंने मुझसे भी मुलाकात शहीद साहब ने की और कहा कि आप उनको समझाएं, तो मैंने कहा सर आप खुद भी बात करें। इमरान खान साहब और पूरी PTI का ये फैसला है। 186 लोगों ने इमरान खान साहब के कहने पर, बशमूल चौधरी साहब और उनके 9 काफिले के, उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर ये इनको नहीं पसंद था तो ना देते, तो असेंबली ना तहलील करते। इनके ऊपर किसी ने कोई बंदूक तो तानी नहीं थी। बहरहाल अगर उनको इस गिरफ्तारी पे इत्मीनान और खुशी है, मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि चौधरी साहब या उनके फैमिली या उनके बच्चे या उनके अजीज ऐसी किसी मुश्किल में पड़े। मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करूंगा, और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी गुजरात। आप इस तरह के रिमार्क्स की तवक्को कर रहे थे चौधरी परवेज इलाही साहब से? चौधरी खानदान एक वज़ादार खानदान था, उनसे ऐसी रिमार्क्स की तो कभी भी नहीं की जा सकती। वज़ादारी का जो मामला है, मेरा चौधरी परवेज इलाही साहब ने को नहीं छोड़ना चाहिए था। 12 वो मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने अगर कोई ऐसी बात की है तो मैं नहीं समझता कि उसका जवाब देना मुनासिब है। वो अगर ऐसे बात होते, उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो उसको इग्नोर करना बेहतर है। उनको इग्नोर करना बेहतर है। फैसल चौधरी साहब, सर आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अली जैदी भाई के वापस से जाऊंगा। अली भाई, आज रात किसी भी वक्त रवाना हो जाएंगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनसे एक सवाल पूछा गया लंदन के अंदर एक सहाफ़ी ने, और वही सहाफ़ी उनके गिर्द होते हैं वैसे, उन्होंने सवाल पूछा कि आपका क्या टास्क है, तो सुनने को ये आया है कि उनको MPA की सीट से लड़वा कर वज़ीर आला पंजाब के लिए शायद तैयार किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? कोई बैद नहीं है, बेवकूफ़ लोगों से ये कुछ भी कर सकते हैं। लड़ लें इलेक्शन वो आके, हम भी देख लेंगे। बस इतना सा कमेंट्स, आप देख लेंगे। ये क्या कमेंट करूं मैं, यानी कि इस तरह की अहमकाना हरकतें जो कभी पाकिस्तान में भाग गई और रहने नहीं था, अब्बा जी उनके वहाँ बाहर बैठे में भाग के प्लेटलेट्स का बहाना बन के सारा तमाशा लग गया।
पूरी कौम ने देखा है कि हुआ क्या है और कौम देखती जा रही है कि होता क्या जा रहा है, और उसके बावजूद अगर ये समझते हैं कि कोई उनको वोट देगा और ये होगा, तो फिर ये मैं इनको क्या बोलूँ। और साथ साथ फिर इनके जो हरकारे हैं सारा दिन मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक बात कर रहे हैं कि पीटीआई ने हमारे दौर में लोगों को इतना उठाया, आज रो क्यों रहे हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, सियासी इंतकाम कोई नहीं है। ये सियासी इंतकाम नहीं है अली जैदी साहब? फिर और क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं ना, इमरान खान को या पॉलिटिकल लीडरशिप को उठाने से या थ्रेट करने से क्या ये समझते हैं कि कौम के माशी हालात ठीक हो जाएंगे? यानी कि ये तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप में कभी हालात नहीं देखे जो आज ये सो कॉल्ड जमहूरियत का लिबादा उड़ के जो सो कॉल्ड जमहूरियत है उसमें हम तमाशा देख रहे हैं। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है कि बात करने पे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने पे या तंज करने पे सेडिशन के केसेस बन जाएं। ये मतलब उस कौन सा मुल्क पाकिस्तान में बंदा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? अली जैदी साहब हमारी है ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो डॉलर ने आज फुरकारी मारी है, उड़ान भरी है और रुपया कमज़ोर हुआ है, इसके रेपरकशंस क्या होंगे? 2 दिन बाद सुनने में आ रहा है कि मिनी बजट पेश किया जा रहा है। फिर हुकूमत ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि जून में बजट पेश होगा, तो किस तरह का होगा? बजट के अंदर या उससे पहले एक आम आदमी के लिए क्या है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ डॉलर के मामले पर बात करने के लिए मुजम्मिल असलम साहब, मुल्क के मारूफ माहिर मुआशियात, हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब। पैंटा 50 डॉलर की इतनी बड़ी उड़ान, ये एक्सपेक्टेड था या ये अचानक से जो कैप हटाई है उसकी वजह से हुआ है? सर आपको आवाज आ रही है? मुजम्मिल असलम साहब, मैंने सवाल किया है कि ये जो डॉलर एकदम से छलांग मार गया है, ये एक्सपेक्टेड था या ये कैप हटाने से हुआ है? नहीं, एक्सपेक्टेड था और इन लाइन था। ये रोक के रखा हुआ था इन्होंने, और ये एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था कि इनको खराब कुछ चीजें मिली थी, इनके गलत फैसलों की वजह से ये जो है लॉन्ग ड्यू हुआ हुआ। मैं सिर्फ एक बात इस तरह करना चाहूंगा, अपने बचपन की याद से एक बात शेयर करना चाहूंगा। जी जी। जब मैंने होश संभाला तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए होश संभालने का मतलब 15-16 साल की उम्र में हो तो आपको कुछ थोड़ा बहुत याद होता है ना। तो जब मैं 15-16 साल का था जी जी, तो उस वक्त डॉलर का रेट 25 रुपए, और मुझे याद है मोइन कुरैशी साहब ने किया था एकदम 18-20 रुपए था, अली भाई शायद इसको करेक्ट करेंगे, तो एकदम 25 रुपए हुआ था। तो लोगों ने कहा था 25 रुपए का डॉलर इतना महंगा, पाकिस्तान में ये होगा। आज एक दिन में 27 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ी है। तो अंदाजा लगाएं कि क्या हाल कर दिया है। और ये जो इसाक डार साहब और जो पीडीएम की हुकूमत है, 9 महीने में 72 रुपए जो है डॉलर की कदर गिरी है, और जो महीने का जिसे कहते हैं 8 रुपए फी डॉलर जो है कीमत गिरी है। अब ये जो हुआ है आज जी, अभी लोगों से बात हो रही है, जैसे आपसे भी हो रही है, सर लोग ये कह रहे हैं कि आज इसके बाद जो है मजीद पैनिक बढ़ गया है और मार्केट में डॉलर मजीद शॉर्ट हो गया और हर कोई जो है भाग रहा है। जिसको डॉलर मिल जाए डॉलर ले रहा है, डॉलर नहीं तो दूसरा कुछ सोना ढूंढ रहा है, तो क्या कर रहा है। तो एक मुल्क में हिजानी कैफियत हो गई है। और अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले खबर आई है कि 1 अरब डॉलर के करीब ज़र मुबादला के ज़खायर एक हफ्ते में मजीद जिससे 3.5 अरब डॉलर रह गए। अच्छा, 3.5 अरब डॉलर, यानी कि ये 2.5 हफ्ते का इम्पोर्ट बिल। और इसके अलावा जो है पोर्ट के अंदर जो चीजें हैं, जो अदायगियां हैं, जो कर्ज है, वो सारा कुछ अलग है। तो ये जो दावा कर रहे थे रियासत को बचाया सियासत, मुझे समझाएं तो सही, कौन सी रियासत बचा दी इन्होंने तो रियासत की नीलामी करा दी पकड़ के। और ये हिसाब कौन देगा इस चीज का जो हुआ है? अब तो हिसाब मांगने का यौम हिसाब बनना चाहिए ये सारी चीजों का। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब महंगाई का भौचाल आने जा रहा है, ये कंट्रोलेबल होगा और उसके
शदीद नुकसानात होंगे आम आदमी के लिए? देखें जी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल और देता हूं। जी एक इंसान तंदुरुस्त आदमी हो, एकदम उसको कोई बीमारी आए और वो मूली बीमारी हो और उसको पता लगता है तो डॉक्टर कहता है कि जी आपको जो है ना बैड न्यूज है, आपको मूली बीमारी है, लेकिन आप इसका इलाज करा दें। अगर तंदुरुस्ती में उस मूली बीमारी का इलाज हो, फर्स्ट करे कैंसर की एकदम आपको खुदा ना खाते किसी को डिटेक्ट हो जाए और वो तंदुरुस्त हो तो वो कीमोथेरेपी इलाज कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो आदमी उस डिसीजन को डिले कर देता है 4, 5, 6 महीने इलाज को, और फिर उसके बाद उसकी जब सेहत बिल्कुल खराब होगी, खोखली हो जाए और वो उसका इलाज कराने के लिए तब जाए, तो डॉक्टर कहते हैं कि अब आपकी जिस्म की कंडीशन ऐसी नहीं है कि इतनी सख्त आप इलाज को बर्दाश्त कर सके, लेकिन एनी हाउ करते। तो ये 4 महीने 5 महीने पहले जब इन्होंने डॉक्टर चेंज किया था, बिस्तर की जगह दार पास को लाए थे, तो उस डॉक्टर ने सेकंड ओपिनियन दे दी ये सारे डिले करते। उसमें जो मईशत की सेहत थी वो आपके सामने क्या है। अब आज की सेहत और 5 महीने की सेहत पहले में बहुत फर्क था, और 9 महीने की तो उससे बहुत फर्क था। तो इस सेहत में अब ये जो इलाज करने निकले हैं, मैं नहीं समझता कि अवाम ये शौक को बर्दाश्त कर सके। और एक जो तनख्वाहदार, मैं गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, गरीब आदमी तो पहले लुट फुट गया है जी। मैं बात कर रहा हूँ एक मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन की। आप और मैं भी, मेरी भी बात कर ले, आम लोग की बात कर ले जी, उनकी भी जिसे कहते हैं ना कि पहुंच से बाहर चीज हो गई। आप उनको भी किसी को सोचना होगा कि घर में खाना पीना कम कर ले, या बिजली का बिल पे कर ले, या बच्चों के अच्छा, इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो किस एरिया में आप देख रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, या बिजली के बिलों में ज्यादा इजाफा? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस एरिया पे होगा? देखिए, जो आज पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ना, जो सॉरी डॉलर हाँ, तो ये जो 1 तारीख को जो एनालिसिस आ रहे हैं, 50 रुपए के करीब पेट्रोल और 35 रुपए डीजल की कीमत है। और इसके अलावा बिजली की कीमत अलग बढ़ानी है। गैस के बिल की बात हो रही है कि जुलाई से आपको लगेगा, जो जुलाई के बिल से तो नया रेट उससे लागू होगा और उसका फर्क भी देना पड़ेगा। मिनी बजट आ रहा है 300 अरब रुपए का, वो भी ना काफी होगा। फिर एक मिनी बजट के ऊपर मिनी बजट आएगा। तो ये जो महंगाई आएगी, अभी इस वक्त 50 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूटा हुआ है, और ये जो महंगाई आएगी तो 75 साल का टूटेगा, और अगले 75 साल तक ये टाइम रहेगा, ये भी बता दूं। नेक्स्ट 75 ईयर्स तक ये महंगाई रहेगी, मतलब इसका इम्पैक्ट रहेगा, इसका इम्पैक्ट रहेगा, कायम रहेगा। इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेगी। जैसे सईद अकबर ने 198 बनाए थे ना, उस रिकॉर्ड को टूटते टूटते 10 साल 8 साल लग गए थे। बहुत 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 बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छा, अब यहां पर ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, मतलब पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मजीद मंडाने लगे हैं। ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट है। वैसे सिचुएशन बड़ी अनसर्टन है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स ने बोला है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, वो बिल्कुल ऑब्वियसली सिचुएशन तो क्रिटिकल है, लेकिन ये आज नहीं हुई। ये तो हम बात कर रहे हैं काफी दिनों से। अब मसला ये है ना कि जब हम बात करते हैं तो आप हम लोग की बात सुनते नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स लिखते थे तो आप समझते हैं कि आप बात पत्थर पे नहीं, आपकी बात सुनते हैं तभी आप मौजूद हैं यहाँ पर सर। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं, आपसे मतलब हमारे जो मुल्क में जो कुछ लोग हैं जी, जो जिनको सुनना चाहिए वो नहीं सुनते। हाँ, तो ये तो एक रिपीटेटिव स्टोरी है जो आज लगी है, और ये मतलब ये कोई हमारे लिए कोई इंकशाफ नहीं है। हमें तो नजर आ रहा था जिस तरीके से चला रहे थे हुकूमत के ये, बल्कि शायद हो सकता है कि उन्होंने जितनी हॉरिबल सिचुएशन है उसमें उसको पोर्ट्रे नहीं किया मेरे साथ। वेरी राइट। मुजम्मिल असलम साहब साथ मौजूद रहिएगा। मैं जरा अली जैदी साहब से इसके ऊपर कमेंट लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट ये होगा कि कहा यह जा रहा है कि एक तरफ मरियम बीबी आने लगी हैं और उसके कुछ दिन बाद कायदे मुस्लिम लीग नवाज जनाब मियां नवाज शरीफ साहब कदम रंजा फरमाएंगे पाकिस्तान। वैसे ही जो सिचुएशन है वो हम सब के सामने है, इकोनॉमिक भी एंड पॉलिटिकल भी। अली भाई, आ जाएं, उनको वेलकम करेंगे एयरपोर्ट पे जरा हम बहुत सारे लोग जाके। फूलों के हार लेके जाएंगे सर? यानी कि मैं पता नहीं हार कौन से क्या लेके जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो वापस आए पाकिस्तान। इतनी हिम्मत उसमें है नहीं। और वो इधर आराम से रह रहा है, वो हैरिड्स में शॉपिंग कर रहा है, इधर पार्क में घूम रहा है, वो जर्मनी में ट्रेनों में घूम रहा है,
पेरिस जा रहा है, साउथ ऑफ फ्रांस घूम रहा है। आई डोंट थिंक वो अभी जिनीवा स्विट्जरलैंड पहुंचे हुए थे मौसूफ, पता नहीं अपने बैंक देख रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि वो गॉड फादर बन के वहीं बैठा हुआ है। वो बेटी को अपनी भेज दिया उसने यहाँ पे, वो भी कहते हैं कि आ रही हैं वो क्या करेंगी आके। देखें, मुल्क की तबाही का बायस ये दो खानदान हैं, ये जरदारी और नवाज शरीफ। ये दो खानदान हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस नहर तक पहुँचाया। और कोई हर दफ़ा इन्होंने, ये जितनी दफ़ा हुकूमत में है 90 की दिहाई में, हर वक्त तो एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगा के फारिग हुए। ये सारे केसेस जो बने हुए हैं जो करप्शन के, एक दूसरे पे बनाए हुए इन्होंने, और सारे ठीक बनाए थे। एक ही चीज़ अच्छी की थी ज़िंदगी में, एक दूसरे के बारे में सच बोलते थे। फिर उनको ख्याल आया कि ये इमरान खान तो अब अगर पक्का हो जिस तरह हो गए थे, किसी तरह करके उन्होंने पता नहीं किसको बनू के, शायद वो जो साहब चले गए उनके साथ मिल के इन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन जो तबाही मुल्क के अंदर आई है, मैं ये कोई समझ नहीं सकता, कोई भी इंसान आदि अकल वाला भी ये समझने से खासिर है कि इस मुल्क को एक इकोनॉमिक, यानी कि वो आप टेक ऑफ करने लग गए थे, आपकी 6% ग्रोथ हो गई थी, आपका 6 ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन हो गया था, आपकी एक्सपोर्ट 32 अरब पे पहुंच गई थी, आपका फॉरेन रिमिटेंसेस ऊपर रिकॉर्ड फॉरेन रिमिटेंसेस पे चले गए थे, आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस यानी कि प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गई थी। हर चीज बिल्कुल डायरेक्शन में ठीक जा रही थी। और ये वो कोविड के 2-2.5 साल गुजारने के बाद एक कंसिस्टेंसी आ गई थी मुल्क में। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो लगना शुरू की थी। वो टर्फ ये जो फैसिलिटी दी थी, मशीनरी इंपोर्ट हुई थी, लोगों के पास ऑर्डर्स थे। फैसलाबाद में ये नहीं था कि नौकरियां नहीं मिल रही थी, लेबर नहीं मिल रही थी, सियालकोट ऊपर जा रहा था। कराची का सारा बिजनेसमैन इस थर्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद खुश था कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हम खुद कुछ कर लेंगे। और ये प्लग स्विच ऑफ करके और घटिया लोगों को दे दिया जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। मुझे जरा बताएं, ये मुल्क के फायदे में हुआ था कि मुल्क के नुकसान में हुआ था? और जो लोगों ने ये फैसला किया, अब वो अपनी ईगो और अना को लेके उसमें कायम रह रहे हैं और मुल्क को दलदल में फंसाए चले जा रहे हैं। जो मुजम्मिल ने बात की, मुझे तो 10 रुपए का डॉलर भी याद है भैया। 1989 में 10 रुपए का डॉलर था। जी जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं ये तो किधर चले गए लेके। लेकिन सर यहाँ पर चले जा रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल जो है ना, एक वो आम लोगों के ज़हनों में अभी तक है और वो पूछ रहे हैं। मुजम्मिल असलम साहब हैं ना हमारे साथ? जी 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 मुजम्मिल भाई, मुझे ये बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं उनमें से भी पैसा निकालने के ऊपर उनको बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। किसी के अगर $10,000 पड़े हैं तो उसको $3,000 दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं दे रहे। और जिनके कमर्शियल बैंक्स के अंदर पैसा पड़ा है, यानी मेरा आपका अकाउंट है पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स के अंदर, क्या किसी स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट उनके रखे हुए पैसे के ऊपर कब्जा कर सकती है कि ये हमारा पैसा है? जैसे बीच में एक बात सुनने को आई थी कि सागदार साहब कह रहे थे कि कमर्शियल बैंकों में हमारे इतने अरब पड़े हैं, वो भी हमारा है। देखिए, बात ये कि स्टेट तो कुछ भी कर सकती है ना, स्टेट के पास अथॉरिटी भी होती है, पावर भी होती है। लेकिन अगर स्टेट ऐसा करती है तो उसके बड़े लॉन्ग टर्म असरात होते हैं। तो लोगों को 1973 की नेशनलाइजेशन और 98-99 के डॉलर फ्री भूलते नहीं है। और उसकी वजह से जो पाकिस्तान में 98-99 तक लोगों ने पाकिस्तान में डॉलर रखना छोड़ दिए थे और दुबई और पूरी यूरोप और अमेरिका में प्रॉपर्टीज लेना शुरू कर दी। ठीक है ना? तो लोगों के जहन में ये अभी दोनों हुकूमतें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 73 में नेशनलाइजेशन भुट्टो साहब ने की थी और 1998-99 में PMLN थी। और जो आज के हौलनाक, जैसे अभी रिजर्व की मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ, जब ये चीजें लोग देखते हैं तो वो फिर सारे बैंक की तरफ भागते हैं। अब बैंक भी जो है, क्योंकि आप जब बैंक को सरमाया देते हैं, वो बैंक अपनी कोई लॉकर में नहीं रखता, वो बैंक उसकी रोलिंग करता है, किसी को लेंड करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाता है। तो ऑब्वियसली जब अगर दिन में पहले बैंक में 10 लोग आते थे और अगर एकदम 50 लोग जाना शुरू हो जाएंगे तो बैंक के पास ये अरेंजमेंट नहीं होता। फिर उसकी वजह से बैंक लोगों से टाइम मांग रहे हैं कि आप कल आ जाएं, आप परसों आ जाएं। वो मार्केट में फिर उसकी और आवाज उठती है, जब तो फिर लोग और परेशान होते हैं। बहरहाल अब जो है $3.5 अरब के रिजर्व आ गए। जो दोस्त ममालिक से पैसों की उम्मीद थी वो टूट गई है। वो जो $10 अरब जिनेवा से लाने थे उसकी भी कोई बातें अब खुलना शुरू हो गई हैं। तो फाइनली आज ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन IMF, जिसमें सरेंडर किया है सागदार साहब ने, जो आए थे कि कुछ और बोलते हैं।
तो IMF की खबर आ गई है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हम 30 तारीख को आ रहे हैं। अब वो आएंगे, मुआहदा होगा, चीजें जो है अभी कीमतें और बढ़ेंगी। उसके असरात से मुनस्सर है कि पाकिस्तान अभी जो है यहाँ से जो गिरावट हो रही है वो रुकती है, ये गिरावट कंटिन्यू रहती है, क्योंकि IMF भी जो है अब वो कुछ अलग रूट से ही चल रहा है इस दफा। और वो पता नहीं उसकी क्या हटी हुई है इसहाक डार साहब से, क्या मसला उसका। वो जो है इसहाक डार साहब ने पहले खुद कहा था मैं जानू IMF जाने, फिर उन्होंने वजीर आजम साहब को डाला, अब कल उन्होंने अमेरिका से भी मदद मांगी है। तो अब वो क्या ऐसा इशू है, तो अब ये चले, अल्लाह करे ये हो जाए एक दफा सारा कुछ, अल्लाह करे। फिर ये जो नुकसान हुआ है जो 4 महीने में, इसका मैं अली जैदी साहब को बोलूंगा, हमको नहीं, हम सियासी लोग, हमको मईशत पे बात करना है। अली जैदी साहब से इससे भी ज्यादा वो संगीन नौयत का सवाल पूछने जा रहा हूँ। अली जैदी साहब, ये आप ज़ाहिर है बहरी उमूर वजारत, वो सारे मामलात आपके ज़ेर साया रहे, ज़ेर असर रहे। ये फरमाइए, ये जो इतने सारे कंटेनर्स आ रहे हैं और इनके पास डॉलर्स ही नहीं है LC खुलवाने के, उनका क्या बनेगा? क्या बन सकता है ऐसी सिचुएशन में? कुछ भी नहीं बन सकता। देखिए, LC की बात छोड़ें, मैं बड़े एक्सपोर्टर्स को जानता हूँ। मैं गवर्नमेंट की ट्रेड में था 14 साल, 1990 से लेके 2004 तक। तो हमारे राब्ते हैं फैक्ट्रीज के साथ जो एक्सपोर्टर्स हैं, दोस्त बाब हैं, जो आप ये जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, और ये ख़ास तौर पे जो बड़ी रिटेल स्टोर्स हैं, रिटेल चेन्स हैं, जैसे कि ये ज़ारा और ये सारा, इन सारों का माल यहाँ बनता है ना। पाकिस्तान में तो बड़ा एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका भी जाता है, यूरोप भी जाता है, स्पेन बड़ा जा रहा है, क्योंकि तो उन सारों की जो ये प्राइस टैग्स होते हैं या बार कोड्स होते हैं, या वो आपने देखा होगा शॉपिंग करते हैं तो बाहर वो कपड़ों में वो एक एंटी थेफ्ट डिवाइस टंगी होती है जो कि काउंटर पे निकलती है। जी। ये सारी चीज़ें बाहर से आती हैं सर। और इसके लिए ना 1000, 1500, 2000 डॉलर की छोटी छोटी टीटियाँ भेजनी पड़ती हैं, और उनके वो स्पेसिफाइड बनाने वाले होते हैं, क्योंकि वो सारा डेटा लिंक्ड है। वो हांगकांग से आ जाते हैं, वो TCS पे 2 डिब्बों में, जिससे पूरा कंटेनर का माल जाता है। अब ये 2-2 हज़ार की टीटियों पे बैठे हुए रो रहे हैं, क्योंकि वो ये मंगवा नहीं सक रहे, और वो ये मंगवा नहीं सक रहे तो एक्सपोर्ट नहीं कर सक रहे, और माल बना के वेयर हाउसों में जमा हुआ पड़ा हुआ है। इस नियत पे आप आ गए। आप एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल 2-3 दिन पहले आया था कि किस तरह एक इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि किस तरह इकोनॉमी को टर्न अराउंड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस सारी होपलेसनेस में मैं आपको एक होपफुल सिनेरियो बता देता हूँ जी। ये सारी होपलेसनेस, इस पाकिस्तान में होपलेसनेस है, होपफुलनेस भी देनी चाहिए ना पॉलिटिकल पार्टीज को। जी। मैं ये बताना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम गुजरे थे इससे। 1997, 98 में साउथ कोरिया डिफॉल्ट में चला गया था, हमें याद है, बिल्कुल ऐसा ही है, बैंकरप्ट हो गया था साउथ कोरिया जी। और किस तरह उन्होंने क्योंकि मैं उस जमाने में इंपोर्ट करता था गारमेंट्स अमेरिका के अंदर, तो वो हमारी कुछ प्रोडक्शन कोरिया से भी होती थी और वो उनकी चाइनीज़ फैक्ट्री थी, तो हमें अंदाज़ा है कि वहाँ क्या हाल हुए थे। लेकिन जो उससे पॉजिटिव है ना, उस डिफॉल्ट में जाने के बाद किस तरह साउथ कोरिया ने अपने आप को रिबाउंड किया, क्या स्टेप्स उन्होंने लिए, क्या इकोनॉमिक करेक्शंस उन्होंने फाइट बैक करना जो है ना, ये पॉलिटिकल विल भी इसमें नजर आ रही होती है, और साथ साथ विल भी होती है, और आपका जो विजन होता है वो भी दिखा रहा होता है, चाहे आप डिफॉल्ट में जाएं लेकिन आपको फाइट बैक करना आता हो। आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन अली जैदी साहब ने बड़ा अच्छा बोला। मुजम्मिल असलम साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब का शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़े कंसर्न शो किए, उनका भी बहुत शुक्रिया। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।